तो आज हम देखेंगे व्हाट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान। तो क्या है कि ऋषि दयानंद के अनुसार वेदों में क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है, ऋषि दयानंद के अनुसार वो ये कि करीब 100 करोड़ 96 लाख साल पहले, मतलब धरती तो 400 करोड़ साल पुरानी है, और 100 करोड़ 96 लाख साल पहले इंसान आए, जमीन फाड़ के सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। उनके अंदर 4 ऋषि हुए: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है, इन चारों के अंदर वेद का प्रकाश गूंजा, और फिर वो वेद सिखाने लगे बाकी सारी मानवता को कि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसे वीर्य को संचित करना चाहिए, फिर ऐसे भाई बहन होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए, ये संस्कार होने चाहिए, फिर गंधर्व विवाह करो, देव विवाह करो। तो ये सब चीजें, फिर प्रभु की वो करो, वंदना करो, सूरज चांद तारे, ये सब। तो ये एक थ्योरी है, ठीक है, जो ऋषि दयानंद से पता चली है। तो इसमें क्या है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की गुंजाइश है, क्योंकि ये 4 ऋषियों को पता चला है ना। अरे 4 ऋषियों को पता चले थे जब वेद, तो उनको ऐसे पता चले थे बस मुंह जुबानी। कई करोड़ों और लाखों साल बाद जो लिपि है वो आई, और उसके बाद ऋषि पाणिनि ने व्याकरण बनाई। मतलब कई लाखों करोड़ साल बाद ऐसे अनार आया। ठीक है, फिर लोगों ने लिखना सीखा। ये अ होता है, फिर ह होता है, अहम, अहम गच्छामि, अहम अ, अहम लिखामी, अहम खादामी, अहम पिबामी। तो वैसे ही मौखिक रूप से ये चलते रहे वेद। तो इसमें क्या है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की गुंजाइश है, क्योंकि अब 4 ऋषियों को सब कुछ पता, सब ज्ञान है, अब वो सिखा रहे हैं। लेकिन इसमें फीडबैक की गुंजाइश नहीं है कि सोसाइटी ने कुछ करके देखा, ह्यूमंस ने कुछ करके देखा, उससे ये फीडबैक आया। अब ये अगर पॉजिटिव है तो उसको आगे बढ़ाओ, कॉपी करो, डुप्लीकेट करो, कंटिन्यू करो, और नेगेटिव है तो उसको यहाँ पर निरस्त करो, फिर कुछ और ढूंढो। तो ये जो थ्योरी है, ये मॉडर्न साइंस की थ्योरी है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कुछ करोड़ों साल पहले, 10-15 करोड़ साल पहले, 10-15 करोड़ साल पहले इंसान आए। फिर उन्होंने वो पत्थर वत्थर से आग जलाना सीखी, फिर थोड़ा कुछ सीखा, फिर कुछ हारा, कुछ किसी को शेर खा गया, किसी को उल्का पिंड निकल गई, कहीं पर कोई ज्वालामुखी में बह गया कोई, फिर कुछ आगे लोग बढ़ गए, फिर कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो उसमें क्या फीडबैक की भी गुंजाइश है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी की फुल फुल गुंजाइश है। तो हम व्यक्तिगत रूप से ये जो मॉडर्न साइंस वाली थ्योरी है इसको ठीक ठीक मानते हैं। तो क्या हो रहा है कि करीब 10 करोड़ साल पहले ये सब लोग इंडिविजुअली खाने की तलाश कर रहे हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। तो इसमें क्या है कि जो अच्छा शिकारी है, या जो मजबूत है और जो बलशाली है, जो वीर आदमी है, करेजियस आदमी है, वो अच्छे शिकार भी कर लेता है। यदि मांस खाना है तो, नहीं खाना है तो जानवरों से अपनी सुरक्षा कर लेता है, घर वर बना लेता है, अपने को सुरक्षित कर कर लेता है, और कोई भी प्रकार की बीमारी वगैरह होती है, चोट वगैरह लग जाती है तो उसे अपने को रिकवर जल्दी कर लेता है। तो ऐसे आदमी का सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है, सर्वाइवल इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो एस इंडेक्स, तो इसका सर्वाइवल इंडेक्स ज्यादा है। तो आसपास की जो फीमेल्स हैं वो देखती हैं कि इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है, तो अगर इसके साथ मैं मेट करूं, यदि मैं इसके साथ सेक्स करूं, इसके साथ यदि मैं रोमांटिक अलायंस बिल्ड करूं, तो जो होने वाली संतान है वो, उसके भी सर्वाइवल होने की चांसेस ज्यादा है, सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाएगी उसकी। तो ऐसा आदमी जो मजबूत है, लंबा चौड़ा है, अच्छा फाइटर है, अच्छा हंटर है, उसका आर, एस वैल्यू और आर वैल्यू दोनों के दोनों हाई है, सर्वाइवल एंड रिप्लीकेशन वैल्यू। ठीक है, अब क्या है कि ऐसे लाखों साल गुजर जा रहे हैं, करोड़ों साल गुजर जा रहे हैं। तो ये जो हंटर्स और गैदरर्स है ना, ये देख पा रहे हैं कि हम अगर अकेले अकेले शिकार पे जाते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, और अकेले अकेले अपने छोटे छोटे से फैमिली बना के रहते हैं, तो ठीक नहीं रहता है। अगर हम साथ में चलें, पूरा कुनबा साथ में चले, कबीला, अगर पूरा कबीला साथ में चले भी, रहे भी, शिकार भी करने जाए या खाना लेने जाए, और फिर साथ में सोए, सब लोग साथ में ही रहे, ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि सब लोग साथ में रहेंगे और जो आसपास के पक्षी वगैरह हैं, पशु पक्षी हैं जो जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, पक्षियों से तो नहीं, पशुओं से, वो उनसे हम बचकर रहेंगे, तो सर्वाइवल रेट ज्यादा, सबका ही सर्वाइवल रेट ज्यादा है। तो अब इसमें क्या है कि एक एक इंसान जिसका बॉडी अच्छा था, जो अच्छा फाइटर था, जो अच्छा हंटिंग कर लेता था, उन सब की वैल्यू क्या है कि धीरे धीरे कम होने लगी, उसके उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। क्योंकि अब कबीले में क्या है कि सुबह लोग उठते हैं और अपने कुछ तो शिकार वगैरह पे जाते हैं और शाम को जल्दी लौट कर आ जाते हैं शाम को। अब जब शाम को ये लोग लौट कर आ जाते हैं ना, तो यहां पर अब टाइम पास कैसे होगा? अब कौन है वो गाना सुनाएगा? गाना कौन सुनाएगा? ठीक है, अब खाना कौन बनाएगा? ठीक है, किसी को कुछ खो खो हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसके लिए दवाई का इंतजाम कौन करेगा? ये दवाई का ज्ञान किसके पास है? ठीक है, चुटकुला कौन सुनाएगा साहब? कॉमेडी। हम्म और शायरी कौन सुनाएगा साहब? ठीक है, मंच संचालन कौन करेगा? लीडरशिप। ठीक है, कुछ बनाना है, कुछ हैंडपंप बनाना है, कोई हथियार बनाना है, कोई भी टेक्नोलॉजी बनानी है, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी मैथमेटिक्स, उसका साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जानकारी किसके पास है? पशुओं को पालना, पशुओं का स्वास्थ्य, और हथियार बनाने की कला, मेटलर्जी की कला, फिर हथियार बन गए तो सिखाने की कला, मार्शल आर्ट्स, अगेन काइवलरी। तो ये सारी कलाएं अगर किसी के पास हैं, ये कोई भी एक कला किसी के पास है, तो उसकी यहां पर इंपॉर्टेंस है उस आदमी की। ठीक है, क्योंकि कबीला मूव करता रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और कबीला मूव कर गया और कबीले वालों को बात याद नहीं आई, अरे यार वो कहां गया, वो गाना अच्छा गाता था, उसको तो बुलाओ यार। अरे वो कहां गया और खाना कौन बनाएगा अच्छा? अरे यार वो कोई दिक्कत हो जाएगी, दवाई, वो कहां गया यार, वो दवाई वाला कहां गया? वो कॉमेडी करता था, वो कपिल शर्मा, यार वो कपिल कहां गया यार, कपिल पीछे रह गया, उसको बुलाओ यार, वो शेर वेर खा जाएगा उसको। ठीक है, और वो कौन है शायरी करने वाले, वो साहब कहां गए, वो राहत राहत इंदौरी। ठीक है, राहत इंदौरी कहां गए? उनको बुलाओ यार, वो शेर वेर तो नहीं खा गए, उनको पीछे भूखे तो नहीं रह गए, या इसकी सांप वाप ने तो नहीं काट लिया, या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये नदी में तो नहीं बह गए? ठीक है, तो बेसिकली यहां से न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू होती है डीएनए में आना। क्या? डिमांड फॉर अटेंशन, अटेंशन, इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। क्या समझे? तो ये जो डिमांड फॉर अटेंशन, इंपॉर्टेंस, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, बेसिकली रेस्पेक्ट, इसकी जो जड़ है वो ये सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन। क्योंकि जिस आदमी का सर्वाइवल ज्यादा है, जिस आदमी की जरूरत ज्यादा है सोसाइटी में, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन है, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस आदमी का रेप्लिकेशन ही बहुत हाई है। सर्वाइवल मीन्स ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहेगा वो, और रेप्लिकेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स उसको सिलेक्ट करेंगी मेट करने के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आदमी अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है, उसकी डिमांड है अटेंशन की, ये एप्रिसिएशन की, रिकॉग्निशन की, तो ये बहुत ही फंडामेंटल इवोल्यूशनरी डिजायर है। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन होते 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 बेसिकली डिजायर हमारे अंदर पनपी है, और उसका जो रूट है ना वो ये है। तो रेस्पेक्ट की जो डिमांड आ रही है ना हर किसी इंसान के अंदर, वो वहां से आ रही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, तो रेस्पेक्ट की डिमांड करना किसी इंसान के अंदर ये गलत नहीं है। इसका ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है।
हम जो है बेसिकली वो 50 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई ह्यूमन बॉडीज हैं। तो हर एक सेल का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस को बरकरार वो रखना चाहता है और आगे रेप्लिकेट करना चाहता है। तो प्रत्येक सेल की डिमांड है, तो पूरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, पूरे ह्यूमन बीइंग की डिमांड है कि उसको कोई देखे, उसको कोई रेस्पेक्ट करे, उसको कोई इंपॉर्टेंस दे, उसको कोई महत्व दे। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है, जो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी की। वो ये कि ये जो लोग हैं ना, जिन जिन लोगों ने अपने अंदर की क्वालिटी को पहचाना है, अपने अंदर की बीज को पहचाना है, अपने टैलेंट को पहचाना है या फिर एक्सप्लोर किया है और कुछ कुछ चीजों पर हाथ साफ किया है, साधा है, ठीक है, एक्सप्लोर किया बेसिकली, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सुपीरियर। अब ऐसे जो सुपीरियर लोग हैं ना, वो बहुत कम है। वो, अगर हम मान लें सोसाइटी है 100 लोगों की, 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं, इनमें से मुश्किल से पांच पांच, 5 मेल और 5 फीमेल, ये सुपीरियर है। ठीक है, तो 10% लोग सुपीरियर हैं, बाकी 90% लोग मीडियोकर हैं। मीडियोकर मतलब क्या है कि वो, उनको गाना नहीं आता साहब, ना वो उनको अच्छा खाना बनाना आता है, दवाई वगैरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ विज्ञान पढ़ना नहीं, कुछ साइंस पढ़ना नहीं, कुछ स्वास्थ्य पढ़ना नहीं, कुछ आयुर्वेद पढ़ना नहीं, कॉमेडी वॉमेडी इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें है नहीं, शायरी के लिए तो जो स्किल चाहिए, जो शब्दों पर पकड़ चाहिए, जो भाषा पर पकड़ चाहिए, वो उनकी है नहीं। लीडरशिप काय की, साइंस एंड टेक ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, यूजलेस, which don't deserve any attention, which don't deserve any importance, which don't have anything worth of appreciation, which they don't have anything which is worth recognizing. So they have nothing to respect for. तो ये लोग क्या मेजोरिटी में है, ये 90% है। इज इट विजिबल देयर? ये 90% है। तो ये जो सब समझाया मैंने आपको, ये एक प्रकृति का तरीका है, ऑल दिस इज नेचुरल। लेकिन ये जो 90% लोग हैं, इनका सर्वाइवल खतरे में है। ये 90% ऐसे लोग हैं, जब कबीला आगे मूव करता है, इनकी ओवरऑल तो डिमांड है पूरा सामान ढोके जाने में, जो गुलाम है बेसिकली, जो स्किललेस लोग हैं, जो अनइवॉल्व लोग हैं, जिनके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इनका कोई कॉन्शियंस नहीं है, तो वो लोग हैं। तो भीड़ में तो एक उनकी इंपॉर्टेंस है, बट इंडिविजुअली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी। तो उनमें से कोई एक पीछे रह गया तो कोई पूछेगा नहीं कि यार वो वर्मा साहब कहाँ रह गए, और शर्मा साहब कहाँ रह गए, और वो दीपक कहाँ रह गया, और प्रजापति कहाँ रह गया, और वो बुंदेल कहाँ रह गया, और बघेल कहाँ रह गया, और श्रीवास्तव कहाँ रह गया। तो ऐसे कोई नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उनका नाम इतना है नहीं कुछ, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, नरेंद्र मोदी है, हितेश शाक्य है, संदीप माहेश्वरी है। तो ऐसे उनके अंदर कोई सुपीरियरिटी नहीं है, तो ये सब गुलाम है। तो अब क्या है, अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट, कि जो सब कुछ चल रहा है ना, वो गुलामों की वजह से चल रहा है, मेजोरिटी की वजह से चल रहा है। तो इन लोगों ने क्या है कि सबसे पहले तो ये रूल बना दिया कि यार ये क्या लगा रखा तुम, समझना, यहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये लोग मेजोरिटी में आके बोले, क्योंकि इधर प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये जो 50 मेल और 50 फीमेल हैं, इनका तो सर्वाइवल रेट भी लो है और रिप्लिकेशन रेट भी लो है, बिकॉज ये जो 5 सुपीरियर हैं, ऑल दिस फीमेल वांट टू मेट विद दिस 5 मेल्स ओनली, बिकॉज इन्हीं 5 मेल्स का जो रेप्लिकेशन वैल्यू है वो बहुत हाई है। अब जब इनका रेप्लिकेशन वैल्यू बहुत हाई है, सो दे डू नॉट वांट टू मेट विद ऑल द फीमेल्स, बिकॉज अब इनको ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डायमेंशंस पता है, सो दे कैन सेलेक्ट एंड रिजेक्ट अमोंग दीज फीमेल्स। तो फिर इसमें से भी वो 5 ही चुनते हैं, और जो भी 2-5 चुनते हैं, बाकी सारी को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये सारी बुरा मान जाती है। इधर ही 45 बुरा मान जाते हैं, इधर ही 45 बुरा मान जाते हैं, तो ओवरऑल 90% जो लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं। अब जब ये बुरा मान जाते हैं, तो इनको तो जीना है, इनको तो जीना भी है, मतलब इंस्पाइट ऑफ लो सर्वाइवल इंडेक्स इनको जीना है, और इंस्पाइट ऑफ लो और नील रेप्लिकेशन इंडेक्स इनको मेट करना है और रिप्रोड्यूस करना है, और इनको रिप्रोड्यूस करके अपना एक नया संतान जो है वो पैदा करना है, जिससे इनके सबकॉन्शियस को ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार, मैंने अपने आप को रिप्लिकेट करके दिखा, मतलब मैं ना सिर्फ जिंदा रहने का हकदार हूं।
मैं ना सिर्फ जिंदा रहने का हकदार हूं, मैं तो मेरे से एक और आदमी को पैदा करने का हकदार हूं। मैं तो कितनी बड़ी चीज हूं। फोन इज कमिंग। हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी चीज हूं। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये सब रूल बनाना शुरू कर दिए। पहला रूल इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने रूल बनाया कि ये सब कोई नहीं होता है, सुपीरियर मीडियोकर कोई नहीं होता है, गुलाम फुलाम कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारी ईगो है। ठीक है, सब लोग बराबर होते हैं। सो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ठीक है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। अब ये क्या ब्लास्फेमी है? ब्लास्फेमी कैसे? ब्लास्फेमी का मतलब है कि जो सबसे बड़ी सत्ता है उसके साथ आपने विद्रोह कर दिया, उसके विरोध में काम कर दिया। तो वो क्या करना चाह रही है? अरे वो चाह रही है कि आपके अंदर का जो कॉन्शियसनेस का ना, या सर जो ये बिंदु है वो एक्सपैंड हो यार। एक्सपैंड होने के बाद शिफ्ट हो, फिर एक्सपैंड ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ बने। वो ये चाह रही है, तो ये आगे बढ़े बेसिकली। अब ये आप फ्लावर ऑफ लाइफ को एक्सपैंड करना चाह नहीं रहे हो। आप अपने आप को फीडबैक देना चाह नहीं रहे हो। आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह नहीं रहे हो। आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है नहीं। आपके अंदर कोई करेज नहीं है। आपके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं है। आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यू आर ए डेड एज, यू आर, यू लाइक डेड मैन, यू आर डेड इज भोपू। तो फिर आपको रेस्पेक्ट चाहिए। तो नेचर ये सुनना यार, नेचर ने आपको ऐसे, ये सुबह उठो, फिर नाश्ता करो, फिर कुछ कमाने चले जाओ, वापस आओ, थोड़ा खाओ खो जाओ, थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा बीवी देखो, चाय पियो, टट्टी करो, उसके बाद सो जाओ खाना खा के। फिर से अगले दिन सोमवार से मंगलवार से बुधवार, पूरा हर एक दिन एक जैसा। फिर जैसे पहला हफ्ता वैसे दूसरा हफ्ता, फिर जैसे पहला महीना वैसे चौथा महीना, वैसे पांचवा महीना वैसे 10वां महीना, फिर जैसे 2001 वैसे 2005, 2010, 2015। मतलब बदलाव तो होता है। आप पहले मैकडी में नहीं जाते थे, आप पहले मोबाइल रील स्क्रॉल नहीं करते थे 20 साल पहले। हाँ, तो आप बेसिकली गुलाम हो, क्योंकि जैसे विश्व के शासक चाह रहे हैं जो आप खाओ वैसे आप खाओ। जैसे विश्व के शासक चाह रहे हैं कि जैसे आप पहनो वैसे आप पहनो, जैसे म्यूजिक वो चाह रहे हैं वैसे म्यूजिक आप सुनो, जैसी एक्टिविटीज वो चाह रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स वो चाह रहे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट वो चाह रहे हैं, जैसे जैसे जैसा वो चाह रहे हैं वैसे वैसे आप चलो। तो ये सब गुलाम है, ये उनके जैसे चलते हैं। लेकिन इन्होंने अपने नियम बना लिए। ऑल आर इक्वल, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। अच्छा, अब इन्होंने क्या हमला कंबल पहन लिया? ओए, कोई किसी की कमी नहीं गिनाएगा। पहली बात तो कोई किसी की कमी नहीं गिनाएगा। कोई किसी को गलियाएगा नहीं। कोई किसी को हड़काएगा नहीं। कोई किसी को मक्कार है, तू बेईमान है, तू हरामखोर है, ऐसे कहेगा नहीं। और कोई अपने में नहीं बताएगा कि मैं तो हितेश शाह की और मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ और मैंने इतना मैथ्स पढ़ लिया और इतना मैथ्स पढ़ा दिया और इतनी इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद गिटार बजा लिया और पियानो बजा लिया और अनजान लोगों से बात करने की कला और हाजिर जवाबी की कला, और उसके बाद ये कला और वो कला, उसके बाद ये और वो, ये सब पॉलिटिक्स कर लिया और ये राइट टू रिकॉल, ये सब कोई भारी भारी कोई अपने बारे में बात नहीं करेगा। जो अपने बारे में बात करेगा ना, उसको ये सब लोग मिलकर ईगोइस्ट का टैग लगाएंगे साहब, कि ये तो ईगोइस्ट आदमी है, ये तो अहंकारी आदमी है। ठीक है, और ये खुद ही को सम्मान मांग रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या है कि सेल्फ सेंटर्ड है। तो ये सेल्फ ही तो है ही। तो सेल्फ पे सेंटर्ड ना रहूं मैं, सेल्फ पे सेंटर्ड नहीं रहूंगा तो एक्सपैंड कैसे करूंगा? ठीक है, तो ये सब गुलाम लोगों ने क्या है कि ये सारे टाइटल इजाद कर दिए। क्यों? क्योंकि जो विश्व के शासक हैं उन्होंने गुलामों को ये सिखाया है कि देखो यार, जो मेरी मीडिया कहेगी ना, मेरी मीडिया कहेगी ये महात्मा है तो ये महात्मा है, मेरी मीडिया कहेगी ये श्री श्री है तो ये श्री श्री है, मेरी मीडिया कहेगी ये आपका गुरु है तो गुरु है, ये बाबा है तो बाबा है, ये बापू है तो बापू है। ठीक है, तो ये हमल कमल पहना दिया। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या मैं आपको पूछता हूं, ये ऑल आर इक्वल कैसे? अभी ये हमारा घर है। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट हो गए। ये हमारा घर है। ठीक है, इस घर के इस तरफ हमने एक बैनर लगा रखा है और इस तरफ भी एक बैनर लगा रखा है। ठीक है, उस बैनर, वो बड़ा सा बैनर है, 6 फीट बाय 4 फीट का बैनर है। यहां पर हमने लगा रखा है चंद्रशेखर आजाद लगा रखे हैं हाथ में बंदूक के साथ में, और यहां पर वोट वापसी पासबुक बना रखी है, और यहां पर लिख रखा है कि
जिस गणराज्य की स्थापना हम करना चाहते हैं उस गणराज्य के अंदर भारतीयों को वोट वापस लेने का अधिकार होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो भारत एक एक गणतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा, लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। फिर नीचे लिख रखा है कि 1925 में भगत सिंह ने कही थी ये बात HSR के मैनिफेस्टो में। तो ये बात हमने बैनर लगा रखा है करीब करीब 6-8 महीने से। तो इसके सामने से अभी तक गुजरे होंगे हजारों लोग, हजार में से एक भी हरामी, हजार में से एक भी हरामी यहां पर रुककर ये बोलकर नहीं गया है कि यार ये बहुत बढ़िया बात लिखी है और मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं आपका साथ देना चाहता हूं या इसमें शामिल होना चाहता हूं, या नहीं होने का टाइम है मेरे पास, तो मैं बताओ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं इसमें कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कुछ कॉलिंग वॉलिंग काम कर सकता हूं, कुछ ऑनलाइन काम कर सकता हूं, कुछ तो मैं इसमें जुड़कर कुछ इसको आगे बढ़ा सकता हूं, इस बात को, इस विचार को, ये क्या पार्टी के साथ काम कर सकता हूं। ऐसे एक भी हरामी, हजारों में से एक भी हरामी नहीं है। और आप बोल रहे हो कि सब बराबर है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब पवित्र आत्मा है, सबको सम्मान दो, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट, ये बात कर रहे हो आप। अभी और सुनो, आप ये हमारी पूरी कॉलोनी में किसी भी घर में आप चले जाओ, सबके बड़े 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 घर हैं, एक घर के अंदर 4-4 कमरे आराम से होंगे, बढ़िया सी जगह। ये जो एरिया है ना इसमें लोग कार वार नहीं रखते हैं, लेकिन घर बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। घर के अंदर सब टीवी भी, सोफा वो बढ़िया से, सब बढ़िया एकदम लाइट वाइट अच्छे से रखते हैं। और जो भी इनकी ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब है उससे मिल जाते हैं इनको 50-60-70-80, ऐसे कुछ, किसी को 1 लाख 1-20, इस प्रकार की रेंज में ये सब लोग रहते हैं। तो बड़े बढ़िया घर बना लिए, ठीक है। लेकिन किसी भी आदमी के घर में ऐसा नहीं कि आप चले जाओ तो उसमें कुछ विज्ञानिक किताबें आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, उसमें उन्होंने कोई ध्यान केंद्र बना रखा होगा, उसमें उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक सब्जी उगा रखी होगी, वो कुछ पढ़ने का काम करते होंगे, कुछ लिखने का काम करते होंगे, कुछ साधना का काम करते होंगे, कुछ आयुर्वेद का एक्सप्लोर करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते यार, वो अभी भी बताया ना, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम पे चले जाते हैं। इन्होंने अच्छा जेंडर रोल्स बना रखे हैं। ये जो औरत है ये भी कुछ एक्सप्लोर नहीं करेगी, इसको काम पे लगा दो, रोज 4 बार खाना बनाने के, 4 बार खाना बनाएगी, वो 4 बार खाना बना के उन बर्तनों को धोएगी, तो बस उसी में उसका जीवन गुजर जाएगा, ठीक है। तो सबको उन्हें जेंडर रोल्स पकड़ा रखे हैं, बड़ों को काम पकड़ा रखा है, छोटों को बोल रखा है कि बड़ों का आदर करो। अच्छा, एक तो ये सब ये लोग काम करते हैं, ये बच्चा पैदा करके बच्चे को बोलते हैं कि तुम हमारा आदर करो। उन्होंने अपनी जिंदगी में बस यही एक आदरणीय कार्य किया है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि ये फिर से हमारा घर आ गया, ठीक है। ये घर के यहां से एक बड़ा सा रास्ता जाता है और यहां पर एंड हो जाता है, ये एक और रास्ता जाता है, यहां पर कुछ कुछ कॉलोनी है, ठीक है। ये इतना बड़ा रास्ता है, इसमें कितने परिवार रहते होंगे? उस तरफ रहते होंगे करीब 10 परिवार, 10 फैमिली, 10 घर हैं, और यहाँ पर 10-10 घर होंगे। यहाँ पर ऐसे कर करके 10-20 कुल मिला के इस पूरे एरिया में 30 घर मान लो, ठीक है। और इस पूरे एरिया में मिलाकर 50 घर मान लो। तो आज मुझे खबर मालूम चली कि पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 के बीच में अ, एक सुसाइड यहां पर हुआ है, एक सुसाइड यहां पर हुआ है, एक सुसाइड यहां पर हुआ है, एक सुसाइड यहां पर हो चुका है, 4 सुसाइड यहां हो चुके हैं। और एक सुसाइड यहां पर हुआ है लड़के का, एक लड़की का सुसाइड यहां पर हुआ है। और यहां पर भी 2 सुसाइड हुए हैं। और यहाँ पर एक 11th, यहाँ इस एरिया में एक 11th क्लास के लड़के ने सुसाइड किया है। और यहाँ पर एक 11 ईयर्स की बच्ची ने सुसाइड किया है, ठीक है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि इन लोगों ने घर बना लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि देखना, ये आदमी था, ये कोई सिगरेट कंपनी में ठीक ठाक जॉब करता था, शादीशुदा था, बच्चा था, ये अचानक मर गया। ये जो है, ये क्या है, बॉम्बे में बहुत अच्छा बड़ा कोरियोग्राफर था, तो इसको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन इसे घर वाले उसके प्रोफेशन को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब ये सब पैसे से ऊपर उठे हुए लोग हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो उसकी माँ उसको बहुत पेन मारती थी कि ये क्या कमर हिलाने वाला काम करता रहता है, उसकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। इधर ही आ जा, कुछ यहाँ पे काम कर ले। तो उसके काम से, उसकी म्यूजिक से पसंद नहीं करती थी उसकी माँ। तो एक शाम को
ये घर पे आया हुआ था मुंबई से कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए। तो इसकी माँ ने बोला कि क्या खाएगा, तो ये बोला कि पनीर खाऊंगा। तो ये बाजार गया, पनीर लेके आया, इसने पनीर वनीर खाया, वापस घर में घुस गया, कमरे में घुस गया, म्यूजिक व्यूजिक की आवाज आने लगी। और फिर रात को म्यूजिक ही बंद नहीं हुआ। तो उसके घर वाले उसके घर में घुस के देखे तो मालूम चला कि ये लटक गया और म्यूजिक चल रहा। तो ऐसे ही एक दिन ये शराब पी पी के ये कांग्रेस की चाटता रहता था। इसकी जिंदगी में और कुछ नहीं, इसकी भी भाग गई थी। ये भी एक दिन लटक गया, ये तो और पहले लटक गया। और यहाँ पर कहीं तो इन दोनों केस में से ऐसा केस है जिसमें से किसी एक में उसके बाप ने बेटे को जान से मार दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पीता था उसका बेटा। ठीक है। यहाँ पर एक लड़की जो थी, उसका कोई ससुराल में केस बिगड़ गया, वो घर पे आके उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर 11वीं क्लास में लड़का था, साइंस मैथ्स का, मेरे पास साइंस में पढ़ने आता था, एक दो बार ही है। उसका बड़ा भाई सुपीरियर है, वो बाद में हरामी हो गया वो। तो ये इसको इसको पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, तो इसने आत्महत्या कर ली। ये लड़की ब्लू वेल्स खेलती थी, तो 11 साल की उम्र में इसने ब्लू वेल्स खेल के कर लिया। आप कहना चाह रहे हो कि ये जो सारी चूतिए हैं, ये सारी चूतिए बराबर हैं और इनको मैं सम्मान दूं? है, इनमें से किसी को आप गुलाम मत बोलो, है, इन सबको सलाम बोलो। है? तो रेस्पेक्ट नहीं है। तो ये इनमें से कोई भी व्यक्ति रेस्पेक्ट के काबिल नहीं है। अच्छा, अब रेस्पेक्ट का अगला कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि देखो, हम बचपन से बहुत पढ़ाकू आदमी रहे हैं, तो हमको 10 साल के अंदर अंदर समझ में आ गया कि एवरीवन इज फूड, सब बेवकूफ है इस दुनिया में। तो यार, मैंने कोई किताब पढ़नी थी, मैंने वो किताब एक्सप्लोर कर ली। मुझे कोई फील्ड एक्सप्लोर करना था, मैंने फील्ड एक्सप्लोर कर लिया। तो मेरी अपने नजरों में रिस्पेक्ट आ गई, मैं अपनी नजरों में इंपॉर्टेंट बन गया। बस होगी ना कहानी खत्म। मुझे अपनी जो प्रतिभा पहचाननी थी मैंने पहचान ली, मुझे जो प्रतिभा अपनी निखारनी थी वो निखार ली। तो मैं अपनी दृष्टि में रेस्पेक्ट मुझे मिल गया, इंपॉर्टेंस मिल गई, एप्रिसिएशन मिल गया। और मुझे तो पता ही, पब्लिक तो बाकी सब बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं है क्या वर्थ रेस्पेक्टिंग है और क्या चीज नहीं है, कौन सी चीज सम्माननीय है, कौन सी चीज माननीय है, कौन सी चीज निंदनीय है। ठीक है, तो निंदनीय तो उनका पूरा जीवन है। तो जिन लोगों का जीवन निंदनीय है, उनके सामने रेस्पेक्ट की क्या डिमांड करना। और यदि कोई व्यक्ति सुपीरियरिटी की शिक्षाएं लेने के लिए एक शिक्षक के पास आता है, तो आप समझना क्या मतलब, मैं क्या उसको यहां पर रेस्पेक्ट देने के लिए बैठा हूं क्या? हाँ, ये हम शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, तो उसकी जिंदगी में क्या जरूरी है, रेस्पेक्ट या शिक्षा? अब रेस्पेक्ट में एक और चीज हमने पहचानी सन 2022 में। क्या ऋषि कुमार जी? क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में एक आदमी था, वो बार बार हमारा चार्जर ले जाता था चार्ज करने के लिए, जैसे आप ले जाता है हमारा चार्जर, तो ऐसे ले जाता था जैसे उसका हक हो। है आदमी 2 कौड़ी का, हम उस समय थे 60-70 हजार के, वो थे 12 हजार के आदमी। ठीक है, फिर भी उसकी तो मजा में ले जाता था। एक दिन मैंने मना कर दिया, तो फिर भी वो ऐसे खींच रहा और खींच रहा, तो मैंने एकदम से उसको बोल दिया, आई नहीं गया ऐसे करके मैंने। तो वो ऐसे बोले, गाली कैसे दे दी, चार्ज नहीं रहा तो मत दो। गाली कैसे दे, तो पूरे ऑफिस में ज्यादा कैसे बोल रहा, सर की वजह से मैं चुप हूं, नहीं तो मैं ना अभी ये कर देता वो कर देता, गाली कैसे दे दी, गाली कैसे दे दी। ठीक है। तब हमें ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि जो आदमी अगर इतना भड़क रहा है, अगर मैं उसको 100 रुपए जेब से निकाल के दे दूं, क्या क्या कर रहा है मोबाइल में? कुछ नहीं, तो फिर मैं आपसे इधर बात करूं तो उधर क्या कर रहे हैं जब कुछ नहीं है उधर मोबाइल में? जब मोबाइल में कुछ है ही नहीं तो मोबाइल में क्यों देख रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं? और कुछ है तो कर लो, ज्यादा जरूरी है तो। सागर सक्सेना का भी फोन आ रहा था, काट दिया। उसने कुछ काम दिया हुआ तो बोल दीजिए उधर कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे बोलिए, अभी तो आप बोल रहे हो कुछ नहीं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो आदमी रेस्पेक्ट की डिमांड कर रहा है, अभी ऋषि कुमार जी ने फ्लो तोड़ दिया पिछली बार की तरह। तो जो आदमी रेस्पेक्ट की डिमांड कर रहा है,
आप उसको ऐसा बोलो, जैसे किसी को तू बोल दिया आपने, तो आप उसको, वो भड़क गया, तू कैसे बोल रहा हो, गाली कैसे दे रहा है। तो अब आप जो अब अपनी जेब से एक बड़ा सा नोट निकालो, 100 का नोट निकालो, 200 का नोट निकालो, 500 का नोट निकालो, 2000 का नोट निकालो, और ये उसको बोलो कि ये रख लो आप, और ये देते समय आप उसको गाली दे दो, दो चार और, फिर एक और नोट निकालो और दो चार नोट और गाली दे दो साथ में। तो आपको क्या लगता है, वो आदमी नोट लेगा या बोलेगा नहीं नहीं नोट नहीं चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए? जाहिर सी बात है वो नोट ले लेगा, और ज्यादातर लोग नोट ले लेंगे। ज्यादातर जो वर्बल सम्मान की बात आ रही है ना, उसमें ज्यादातर लोग बेसिकली नोट को स्वीकार कर लेंगे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो नोट की थ्योरी है वो मिनरल थ्योरी, क्योंकि नोट लेगा तो उसको मिनरल मिलेगा। लेकिन यहां पे जिस 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 रेस्पेक्ट की वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि क्या है, गुलाम जो लोग हैं ना वो सुपरफिशियल जीवन जीते हैं, तो उसको ऐसा बोला गया कि रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट लेना, लेकिन इसका कोई बेस नहीं है। ये बहुत ही फ्रेजाइल थ्योरी है, बहुत ही फ्रेजाइल प्रैक्टिस है। तो उसका यदि वो पालन करता है, तो जैसे उसको नोट दिखाया जाएगा, और नोट क्या है, नोट बेसिकली मिनरल थ्योरी है। वो सत्य है, वो माया और मैट्रिक्स, वो विष्णु और मैट्रिक्स का सत्य है, वो फ्लावर लाइफ का सत्य है। फ्लावर लाइफ एक्सपेंड होगा यदि उसको नोट मिलेगा तो। लेकिन उसको अगर मैं कुछ रेस्पेक्टफुल तरीके से बोलूंगा तो उसको कुछ नहीं होगा, वो बस वहीं पर रहेगा, वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। वो हम्बल का कंबल पहने रहेगा, वो, उसमें कोई यूनिवर्स एक्सपेंशन नहीं है, उसमें कोई नेचर का एक्सपेंशन नहीं है। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। तो ये रही रेस्पेक्ट की सारी चीजें, कि सब कोई बराबर होते नहीं है। और रेस्पेक्ट कैसे मिलता है, रेस्पेक्ट आप अपना एक्सप्रेशन पहचानिए और अपनी नजरों में रेस्पेक्टवान बन जाइए। और फिर ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में आप अकेले ही होंगे जिसका जिसका जो अपनी रेस्पेक्ट कर सकता है। आपके जैसे बहुत लोग हैं, आपके जैसे लाख लोग होंगे, करोड़ लोग होंगे, उनको आप ढूंढिए, वही आपके अपने हैं, वही आपके रिश्तेदार है। तो उनको ढूंढिए, आप सुपीरियर सोसाइटी में ढूंढिए, ठीक है, या फिर अपनी सोसाइटी बनाइए। हमने तो अपनी सोसाइटी बना ली, और अपने जो विचार है उनको रखते हैं, थ्योरीज को प्रूव करते हैं, और हम लोगों को बोलते हैं अप्रिसिएशन करो हमारा, पब्लिकली करो, प्राइवेटली करो, फिजिकली करो, ऑनलाइन करो, ताकि हमारी वो सब नीड पूरी हो। वो सब जो बेसिकली 1% नीड है, बाकी 99% तो हमने खुद ही पूरी कर ली अपने सुपीरियरिटी के मार्ग पे। सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर नाउ।